how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start from paragraph number 22. Once he saw that I was going to live, Satan left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. Darchens didn't look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. एक बार उसने देखा कि मैं जीवित रहने वाला हूँ, तब सैटन लासा वापस जाने के लिए गया। एक बौद्ध होने के नाते वह जानता था कि अगर मैं मर गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु उसने सोचा कि यह व्यापार के लिए बुरा होगा। डार्चन एक अच्छी रात की नींद के बाद इतना भयप्रद नहीं लग रहा था। वह अभी भी धूल भरा कुछ हिस्से से जगह जगह मलबे के और कूड़ों के ढेरों से भरा था, लेकिन सूर्य साफ आसमान में चमक रहा था और मैदान में पार दक्षिण में हिमालय का दृश्य दिख रहा था, जिसमें बर्फ से ढका एक विशाल पर्वत जिसकी चोटी पर एक बादल का गुच्छा छाया था दिखाई दिया। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंटरी जनरल स्टोर सेलिंग। नगर में दो मूलभूत वस्तुओं के जनरल स्टोर थे, जो कि चीनी, सिगरेट, साबुन और अन्य जो वस्तुएं थीं वैसे ही सामान्य प्रार्थना के झंडे रखते थे। इनमें से एक के सामने कुछ व्यक्ति दोपहर के बाद एक खेल के लिए एकत्र थे। खेल का टेबल खुली हवा में बेतुका लग रहा था, जबकि कुछ आसपास की स्त्रियां एक छोटे ठंडे बर्फ के नाले में, जो कि मेरे गेस्ट हाउस के पास था, अपने लंबे बाल धो रही थी। डार्चन तनाव रहित धैर्यवान अनुभव कर रहा था, पर यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान लेकर आया। वहां कोई तीर्थयात्री नहीं थे। I had been told that at the height of pilgrimage season, the town was bustling with. मुझे बताया गया कि तीर्थ के सीजन की बुलंदी पर नगर में जो विजिटर्स होते हैं उनसे पूरा जो शहर है वो भरा रहता है। बहुत से लोग अपना स्वयं का निवास स्थान लेकर आते हैं, और जब वे अपने खुद के टेंट यहाँ लगाते हैं तो इस स्थान को बड़ा बना देते हैं और यहाँ मैदान जो है वो पूरा भर जाता है। मुझे यहाँ आने का कार्यक्रम सीजन की शुरुआत में बनाना था, किंतु मुझे लगा कि मैं बहुत पहले आ गया। एक दोपहर के पश्चात मैं डार्चन के एकमात्र कैफे में अपने विकल्पों पर एक कप चाय के साथ विचार कर रहा था। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे बहुत सीमित थे। स्पष्टतः मैंने अपने सकारात्मक विचारों के स्वयं सहायता कार्यक्रम में ज्यादा प्रगति नहीं की थी। In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties. यदि मैं अपना बचाव करूं तो मेरी जो स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज थी, समस्याओं के साथ सब आसान नहीं रहा, परंतु जिस तरह से भी मैं इसे देखूं मैं केवल इंतज़ार कर सकता था। तीर्थ का रास्ता काफ़ी कुछ पैरों से कुचला था, किंतु मैं अकेला उसको करने की सोच भी नहीं सकता था। कोरा सीजनल था क्योंकि रास्ते के सभी भाग बर्फ से रुक जाते थे। मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि बर्फ साफ हो चुकी भी है या नहीं, किंतु मैं उस डार्चन के नाले की गंदी बर्फ से बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं था, जो कि अभी भी उसके किनारों पर लटकी थी। चूंकि सैटन जा चुका था, डार्चन में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे इतनी अंग्रेजी भी आती हो कि इस साधारण प्रश्न का भी उत्तर दे सके। Until that it is I met नॉर्बू। जब तक अर्थात मैं नॉर्बू से मिला। कैफे छोटी, अंधेरी और गुफा समान थी, जिसमें बीच में एक धातु का स्टोव था। दीवारें और भीतरी छत बहुत रंगी प्लास्टिक की शीट से बनी थी। विविध प्रकार की चौड़ी नीली, लाल और सफ़ेद और मजबूत शॉपिंग बैग से बनी थी, जो संपूर्ण चीन में बेची जाती थी। एशिया के और यहाँ तक कि यूरोप के देशों में भी बेची जाती थी। वैसे तो प्लास्टिक आज सिल्क रोड से चीन द्वारा निर्यात की गई सबसे प्रमुख वस्तुओं में से एक है। The cafe had a single window beside which I had taken a position so that I could see the pages of my notebook. कैफे में एक अकेली खिड़की थी जिसके पास मैंने स्थान लिया ताकि मैं अपनी नोटबुक के पन्ने देख सकूं। मैं एक उपन्यास
भी लाया था ताकि मैं समय गुजार सकूं। नोरबू ने मेरी पुस्तक देखी जब वह अंदर आया और एक ऐसा भाव बताया कि वह मेरी लड़खड़ाती टेबल के पास मेरे सामने बैठ सकता है। तुम अंग्रेज हो? उसने चाय का ऑर्डर देने के बाद पूछा। मैंने कहा कि हाँ मैं हूँ, और हम एक दूसरे से संवाद करने लगे। I didn't think he was from those parts because he was wearing a windcheter and metal-rimmed spectacles of a western style. मैं नहीं सोचता था कि वह उन्हीं भागों का है क्योंकि वह विंडशीटर व धातु की रिम वाला पश्चिमी स्टाइल का चश्मा पहने था। वह तिब्बती था, उसने मुझे बताया, किंतु वह बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ एथिंग लिटरेचर में काम करता था। मुझे लगता है कि वह किसी तरह से फील्ड वर्क पर था। Yes and no, he said. I have come to do Kora. My heart jumped. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. हाँ भी और नहीं भी, उसने कहा। मैं यहाँ कोरा करने के लिए आया हूँ। मेरा दिल उछलने लगा। नोरबू कई वर्षों से कैलाश कोरा और उसके विभिन्न बौद्ध साहित्य में उसके महत्व पर अकादमी में पेपर लिख रहा था। उसने कहा कि उसने स्वयं कभी वास्तविक रूप से यह नहीं किया है। जब हम समय यह बताने का आया कि मुझे क्या डार्चिन लाया, तो उसकी आंखें चमक उठी। हम एक टीम बन सकते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। 2 अकादमिक जो पुस्तकालय से बच निकले। शायद मेरी सकारात्मक सोच आखिरकार काम कर रही थी। Now when the time came for me to tell, my initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. मुझे नोरबू, जो गेस्ट हाउस में ही रह रहा था, से मिलकर राहत महसूस हुई, और मैं उसकी इस वास्तविकता से प्रभावित था कि वह भी तीर्थ यात्रा के लिए उतना ही अनुपयुक्त था जितना कि मैं। एक बार वह बार बार कहता रहा कि वह कितना मोटा है और बड़ी कठिनता से चल रहा है, बहुत ऊंचा है। वह मुझे याद दिलाता रहा चलना कितना थकाने वाला है। वह वास्तव में पेशेवर बौद्ध नहीं था, ये जाहिर था, किंतु उसमें उत्साह था और आखिरकार वह एक तिब्बती था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to the ideal companion. यद्यपि मैंने मूलभूत यह कठिन यात्रा धर्मपरायण श्रद्धा में लोगों के साथ करने की सोची थी, पर सोच विचार के पश्चात मैंने निश्चय किया कि शायद नोरबू एक आदर्श साथी रहेगा। उसने सुझाया कि हम हमारे सामान को ले चलने के लिए कुछ याक किराए पर लेंगे। मैंने इसे अच्छा चिन्ह माना, क्योंकि उसका इरादा पर्वत की परिक्रमा में दंडवत नहीं करना था, संभवतः नहीं। वह जोर से बोला और टेबल पर भावोन्मादी हंसी से लोटपोट हो गया। यह उसका स्टाइल नहीं था और उसकी टोन भी बहुत बड़ी थी। सो स्टूडेंट्स, हियर वी completed the explanation of our lesson, the Silk Road, from our Hornbill. So you have to read it once again and try to understood it.